उसे हम एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो एम्बैंकमेंट कैसे बनाना है। फिर कैनाल में भी देखते हो ना, एक्सकेवेशन होता है या फिर फिलिंग आपका फिलिंग होता है। तो वो कैनाल में यानी रोड में, एम्बैंकमेंट में और कैनाल में हम अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं, सॉरी 4 मेथड होते हैं। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड। अर्थवर्क को कैलकुलेट करने के लिए कि हमें कितना मिट्टी भरना है या फिर कितना मिट्टी वहां पे काटना है, रोड के लिए, कैनाल के लिए, नहर के लिए या एम्बैंकमेंट के लिए। इसके 4 मेथड दिए गए हैं, मिड सेक्शनल मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड और ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेप्टिक टैंक जानते हो, सेप्टिक टैंक जो भी हमारे बाथरूम से या फिर लैट्रिन से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम एक टैंक में स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसमें डिकम्पोजिशन के द्वारा वो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है और गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सेप्टिक टैंक। सभी के घरों में होता है ना। तो उस सेप्टिक टैंक का डिजाइन कैसे करते हैं, यानी सेप्टिक टैंक का एस्टिमेट कैसे तैयार करते हैं। अगर आप अपने घर में सेप्टिक टैंक बनाना चाहते हो, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो उसमें आपका कितना पैसा लगने वाला है, इस चीज को देखेंगे। पैसा के अलावा एस्टिमेट का मतलब सिर्फ पैसा से रिलेटेड भी नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। एस्टिमेट से हमें यह भी पता चलता है कि उसमें कितना मटेरियल लगेगा। और मटेरियल का मतलब मान लो कि अगर आप सेप्टिक टैंक बना रहे हो तो सेप्टिक टैंक में आप ब्रिक लगाओगे, सैंड लगाओगे, सीमेंट लगाओगे, आपका स्टोन चिप्स लगेंगे, मतलब एग्रीगेट लगेंगे, और आपका मैन पावर लगेगा। तो कितना कितना लगेगा, ब्रिक कितने लगेंगे, यानी 1000 ब्रिक लगने वाला है, 2000 ब्रिक लगेंगे, ये भी निकालोगे। सीमेंट कितना लगना है, यानी कितने बैग सीमेंट लगने वाले हैं। सैंड कितना लगना है, कितने ट्रेलर सैंड लगने वाले हैं। स्टोन चिप्स कितने लगने वाले हैं। उसके अलावा मैन पावर में मिस्त्री लेबर या स्किल्ड लेबर भी 3 तरह के होते हैं हमारे पास। मैन पावर जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। पहले तो 2 तरीके में बांटा गया है, स्किल्ड लेबर और स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्किल्ड लेबर जिसे हम मिस्त्री बोलते हैं। सेमी स्किल्ड मतलब थोड़ा बहुत वो वर्क जानता है लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं है। और अनस्किल्ड मतलब जो पानी वगैरह ढो देता है या हमारा ईटा वगैरह ढो दिया, तो वो अनस्किल्ड है। ये तो कोई भी काम कर सकता है ना, तो ये अनस्किल्ड हो गया। तो वो कितने कितने लगने वाले हैं, इस चीज को भी हम निकालना सीखेंगे। तो एस्टिमेटिंग का मतलब सिर्फ कोर्स से भी आप मत कर लीजिएगा, इसलिए 2 टर्म का नाम दिया गया। एस्टिमेटिंग मतलब आइटम में जो मटेरियल या मैन पावर या किसी आइटम का क्वांटिटी निकालना और उस क्वांटिटी से कॉस्ट निकालना, कॉस्टिंग कहला जाता है। क्वांटिटी से कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लो कि आपको 1000 ब्रिक लगने वाला है किसी में, तो आपको रेट मालूम है ना, एक ब्रिक का कितना होता है, गुना करो तो कॉस्ट आ गया, तो वही क्या कहलाया, कॉस्टिंग कहलाया। लेकिन ब्रिक निकालना, ब्रिक का नंबर निकालना क्या कहलाएगा, एस्टिमेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म में थोड़ा डिफरेंस है। एस्टिमेट, इसलिए दोनों टर्म को अलग अलग रखा जाता है, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग। तो एस्टिमेटिंग का मतलब जो भी हम वर्क करने वाले हैं उसमें कितने आइटम होने वाले हैं, कितना क्वांटिटी में आइटम होने वाले, कितने आइटम नहीं, कितना क्वांटिटी में आइटम होने वाले हैं। आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ब्रिक में क्या क्या यूज होगा, ब्रिक्स होंगे, सैंड होगा और सीमेंट होगा। तो ब्रिक कितने लगेंगे, सैंड कितने लगेंगे, सीमेंट कितने लगने वाले हैं। इसके अलावा वाटर लगेगा, उसके अलावा मैन पावर लगेगा, तो वो कितना कितना लगने वाला है। तो कोई भी आइटम ऑफ वर्क का क्वांटिटी निकालना एस्टिमेटिंग कहलाता है, और उसी क्वांटिटी के उसको रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना क्या कहलाएगा, कॉस्टिंग कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो ये सारे वर्क का हम सीखेंगे। उसके बाद रेट एनालिसिस होता है। क्या होता है, रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में हम लोग कोई भी जैसे आइटम ऑफ वर्क कर रहे हैं, जैसे प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर को हम मेजरमेंट करते किस में करते हैं, एरिया में। आप लोग आसपास में देखे होंगे कि स्क्वायर फीट में किया जाता है। किस में करते हैं, स्क्वायर फीट में। तो आपको अगर मान लो कि 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर करना है, और अगर आप ये निकाल लिए कि 1 स्क्वायर फीट में कितना पैसा लगने वाला है, तो क्या 100 का पता कर पाओगे, है? ये तो बहुत आसान है। आपको अगर पता चल गया कि एक पेन का प्राइस मेरा इतना आता है, तो 1000 पेन हो या 100 पेन हो या 10 पेन हो, आप कॉस्ट निकाल लेते हो। सेम यही मेथड हम एस्टिमेटिंग में भी अप्लाई करते हैं। आपको प्लास्टर करना है, 100 स्क्वायर फीट हो या 1000 स्क्वायर फीट हो, क्यों ना हम 1 स्क्वायर फीट का कॉस्ट पता कर लें,
और इसी यूनिट क्वांटिटी का कॉस्ट पता करना कहलाता है रेट एनालिसिस। कैसे निकालते हैं इसी चीज के बारे में यहां पढ़ना है। एक स्क्वायर फीट को एरिया में आप प्लास्टर करना चाहते हो तो उसका कॉस्ट कितना होगा, यानी किसी भी आइटम का, किसका, किसी भी आइटम का, चाहे वह अर्थ वर्क हो, चाहे वह ब्रिक वर्क हो, चाहे वह पीसीसी हो, चाहे वह आरसीसी हो, चाहे वह एक्सकेवेशन हो, चाहे वह प्लास्टर हो, चाहे वह रूफिंग हो, यानी किसी भी आइटम का जब उसकी यूनिट क्वांटिटी मतलब उसको जिसमें भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसका यूनिट। जैसे हम इसका एरिया में मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरिया का यूनिट क्या क्या हो सकते हैं। अगर फीट में मेजर कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, और अगर मैट्रिक सिस्टम में कर रहे हो तो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं 1 मीटर स्क्वायर। तो उस 1 मीटर स्क्वायर का हम क्या करेंगे, रेट पता कर लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का रेट पता चल जाएगा, तब 100 मीटर स्क्वायर हो या 1000 मीटर स्क्वायर हो आप निकाल लोगे। वही कैसे कैसे पता करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, इंपॉर्टेंट तो पता ही चल गया आपको। अगर यूनिट का पता चलेगा तो आपको जितना भी क्वांटिटी पता करना है वो निकाल सकते हो। लीड लिफ्ट, ये इसी में यूज किया जाता है, अर्थवर्क में ही लीड और लिफ्ट का यूज किया जाता है, उसको देख लेंगे। ओवरहेड चार्ज, वाटर चार्ज, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि इसमें यूज होता है इसलिए इसका टर्म का बारे में पढ़ेंगे। प्रोसीजर फॉर रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस करने का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम रेट एनालिसिस पता करेंगे, यानी किसी भी आइटम का यूनिट क्वांटिटी का रेट पता करेंगे। ये जैसे मान लो कि आपको मार्केट में कोई पेन 5 रुपए का मिल रहा है तो उस 5 रुपए कोई फिक्स किया होगा ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, उसका अपना प्रॉफिट होगा, उस पर जीएसटी वगैरह लग के 5 रुपया उसका कॉस्ट आया। सेम उसी तरह का हम लोग क्या करते हैं, जब हम प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर में 1 मीटर स्क्वायर में कितना मटेरियल लगा, उसमें कितना मैन पावर लगा, उसमें कौन कौन से चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा ताकि कॉन्ट्रैक्टर को कुछ प्रॉफिट मिले, तो वो सब चीज़ें करके हम रेट एनालिसिस करते हैं। टास्क, फिर कुछ टर्म है उसको जानना पड़ेगा हमको। टास्क वर्क क्या होता है, डेफिनेशन और टाइप क्या होता है। टास्क वर्क फॉर डिफरेंट स्किल लेवर फॉर डिफरेंट आइटम, ये टास्क वर्क एक तरह से क्या कह सकते हैं कि किसी भी लेवर का कैपेसिटी, जैसे कोई भी एक लेवर नॉर्मल होता है तो उसको हम मान के चलते हैं एक मतलब क्या कह इसको बोल सकते हैं कि एक लिमिट है कि वह एक दिन में 500 ब्रिक जोड़ेगा, वो उसका टास्क वर्क है, वो उतना ही कर सकता है। आप उससे 1000 एक्सपेक्ट करके नहीं चलोगे, आपको क्या चलना पड़ेगा, वो 500 ब्रिक को ही जोड़ेगा एक बार में, मतलब एक दिन में। एक दिन कहने का मतलब 8 आवर का जो शिफ्ट होता है वो उसके कैपेसिटी के हिसाब से ही हम देखते हैं। इसका यूज क्यों होता है, जैसे मान लो कि आपको एक वॉल बनाना है और उसमें 10,000 ब्रिक लगने हैं, एक वॉल बनाना है उसको 10,000 ब्रिक लगने हैं, तो उसमें मिस्त्री कितना लगेगा, तो ये आप निकाल सकते हो। अगर हम कह दें कि उसका मतलब एक कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 500 ब्रिक जोड़ेगा, तो आप बता नहीं सकते कि वो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है, यानी एस्टिमेट के जरिए हम ये भी जस्टिफाई करोगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यानी टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, टाइम भी एस्टिमेट कर पाओगे कि इतने दिन में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे, छोटा प्रोजेक्ट है तो कम दिन लगेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आइटम ऑफ वर्क ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगा, और आदमी का काम करने का तो एक फिक्स है ना, कि अगर वो एक दिन में 8 ही आवर काम करेगा तो थोड़ी ना कि वो 2000 ब्रिक जोड़ देगा या 1000 ब्रिक जोड़ देगा, तो उसके हिसाब से उसका दिन ज़्यादा, उसको ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा। तो फिर कैटेगरी ऑफ लेवल का कैटेगरी तो अभी हम बताएं, है ना। फिर दियर डेली वेजेस, मतलब उसका दिहाड़ी क्या है। जैसे स्किल्ड लेवल का ज़्यादा होता है, सेमी स्किल्ड थोड़ा कम होगा, उसके बाद अनस्किल्ड का कम होगा। टाइप्स एंड नंबर ऑफ लेबर, वही देखो ये और ये क्या अंतर है इसमें, खाली ऐसे ना दे दिया। कैटेगरी ऑफ लेबर और टाइप्स एंड नंबर ऑफ लेबर फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। इसमें बताएंगे कौन कौन से वर्क में कौन कौन से लेबर। जैसे आपको ब्रिक वर्क करना है तो आपको ब्रिक वर्क में क्या क्या की जरूरत है, मिस्त्री, ईटा धोने वाले के लिए लेबर, पानी वगैरह के लाने के लिए आदमी, है ना। लेकिन अगर आपको एक्सकेवेशन करना है तो किसका जरूरत है, मिस्त्री की जरूरत है नहीं ना, आपको तो सिर्फ लेबर की जरूरत है। तो कौन से आइटम के लिए कौन से लेबर की जरूरत पड़ेगा,
और साथ में साथ उसका टास्क वर्क क्या होगा, मतलब कि वो कितना काम एक दिन में कर पाएगा या एक दिन में वो कितना क्वांटिटी हमें आउटपुट दे पाएगा। टास्क वर्क एक तरह के हम बोल सकते हैं कि उसका आउटपुट है, यानी एक लेबर या एक मिस्त्री किसी भी आइटम ऑफ वर्क का कितना क्वांटिटी कर पाता है, इसका हम बोलते हैं टास्क वर्क या उसका आउटपुट या उसका टर्न आउट। क्या बोलते हैं? टर्न आउट। तो ये हम जानेंगे यहां पर। प्रिपेयरिंग रेट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, प्रेजेंटिंग, सॉरी क्या लिखा है, प्रिटेनिंग और टू बिल्डिंग। इसमें क्या पढ़ना है आपको कि बिल्डिंग में जो आइटम यूज होते हैं, बिल्डिंग में आइटम कौन कौन से यूज करते हो? अर्थ वर्क करते हो, है ना, पीसीसी करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, प्लास्टर करते हैं, रूफिंग करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो ये जितने भी आइटम है उसका रेट एनालिसिस कैसे निकालते हैं, रेट एनालिसिस कैसे करते हैं? क्योंकि रेट एनालिसिस करने का फायदा क्या है, जैसे प्लास्टर का एग्जांपल बताएं कि अगर हमको प्लास्टर करना है और हमको 150 स्क्वायर फीट करना है तो हम 1 स्क्वायर फीट का निकाल लेंगे तो आपको रेट पता चल जाएगा, कॉस्ट पता चल जाएगा। और एस्टिमेटिंग यही तो है काम करना कि हमें कॉस्ट पता कर लेना है, हमको क्वांटिटी पता कर लेना है कि हमें टोटल वर्क करना कितना है। ठीक है, तो इसलिए हम रेट एनालिसिस भी पढ़ते हैं ताकि हमें कोई भी किसी भी आइटम का यूनिट क्वांटिटी का, उसके यूनिट क्वांटिटी का कॉस्ट पता चल सके। जरूरी नहीं कि रेट एनालिसिस सिर्फ सिविल में ही किया जाता है। आपको हम बताएं ना कि अगर कोई मान लो कंपनी टीवी बना रही है तो उसको वो कितने रुपए में बेचेगी, तो वो एक कॉस्ट निकालेगा ना। वो कॉस्ट कैसे निकालेगा? मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना पैसा लगा, उस पर कितना जीएसटी लेगा, साथ ही साथ उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, ये कुछ कॉस्ट जोड़ेगा और फिर एक फाइनल प्राइस देगा। तो वो क्या हुआ? उस आइटम का यूनिट कॉस्ट, उस आइटम के यूनिट क्वांटिटी का कॉस्ट हुआ। अब ऐसे वो कितना भी बेच सकता है, 100, 200, 300 जितना बेचेगा उसी से मल्टीप्लाई करके उसका अपना टोटल कॉस्ट आएगा। उसी तरीके से जब हम कोई भी आइटम ऑफ वर्क करते हैं तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि उसका यूनिट क्वांटिटी का कॉस्ट पता कर लेते हैं। और जब हमें यूनिट क्वांटिटी का कॉस्ट पता चल गया तो फिर आपको जितना क्वांटिटी करना है आप आसानी से उसका कॉस्ट निकाल लोगे। तो इस तरीके से हमारा उस कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉस्ट भी पता चल जाएगा। जैसे आपको रोड बनाना है, आपको 100 किलोमीटर रोड बनाना है, तो आप क्यों ना 1 किलोमीटर का कॉस्ट पता कर लो। 1 किलोमीटर रोड का कॉस्ट पता कर लोगे तो आपको 100 किलोमीटर का भी तो पता चलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रेट एनालिसिस के जरिए यूनिट क्वांटिटी मतलब उसके सिंगल यूनिट क्वांटिटी का कॉस्ट पता करते हैं। जैसे आपको पाइप खरीदना है, तो आप 1 मीटर का पता कर लो कॉस्ट। तो उसके हिसाब से आपको 100 मीटर पाइप लगाना हो या 200 मीटर पाइप लगाना हो, आप एक साथ कॉस्ट बता पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम रेट एनालिसिस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर आपको हम बता दिए। हम यहाँ से कल से आपको स्टार्ट कर देंगे फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और हमें ये पढ़ना क्यों है, उसके कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो? कुछ नहीं, चलिए। बुक ले सकते हो, एक सिंपल सा बुक है BN दत्ता का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इससे बाहर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम देगा जब तक सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में रहोगे तो। ठीक है, तो बुक कोशिश करिएगा कि ले लें क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ नॉलेज है। हम लोग के सिलेबस में तो बहुत छोटा सा एक मतलब छोटा सा टॉपिक ही पढ़ना होता है, समझ लो 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में क्या, थोड़ी ना सिर्फ बिल्डिंग ही बनना है, थोड़ी ना सिर्फ सेप्टिक टैंक बनाना है हमें, थोड़ी ना हमें सिर्फ रोड या एम्बैंकमेंट बनाना है, रेलवे भी तो होता है, ट्रस वगैरह भी तो होता है, स्टील वर्क भी तो होता है। अब तो ज़्यादातर ब्रिज किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। ब्रिज के बारे में कल्वर्ट कैसे बनता है तो वो सारा उसमें आपको दिया हुआ है। तो जब आप इतना बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। इसके अलावा उस बुक में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क को प्रोसीड करता है, कैसे वर्क होता है गवर्नमेंट के अंदर, वो सारा चीज़ नॉलेज उसमें दिया हुआ है। तो आप ले सकते हो बुक,
और नहीं तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए हो तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक का यहाँ, ठीक है। और बात रहा कि ये बुक जो है वो आपको अगले सेमेस्टर में भी काम देगा। उसमें आपको एक अगले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, है ना, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, टेंडर वगैरह होता है, तो उसको हम मतलब उसके बारे में जानना होता है हमें, तो वो उसमें बी.एन. दत्ता में आपको मिल जाएगा। और तो आपका उसमें भी काम दे देगा। बी.एन. दत्ता का है, मोटा सा बुक है, आपको 500-600 का पड़ेगा एक, ठीक है, तो ले सकते हो, नहीं तो फिर ठीक है ऐसे भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ और है, इस बुक में कोई भी टॉपिक खोजना बड़ा डिफिकल्ट है कि बहुत मोटा है। छोटा सा टॉपिक मान लो कि आपको मेजरमेंट शीट ढूंढना हो तो मेजरमेंट शीट ढूंढते रहो, चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा आपको। वो बुक जो है, बुक में कोई भी बुक एस्टिमेटिंग का ले लोगे तो उसमें चैप्टर वाइज कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक उठाकर आपका सिलेबस बनाया गया है। हो सकता है हाँ रेट एनालिसिस आपको एक जगह मिल जाएगा, रेट एनालिसिस आपको एक जगह दे दिया है तो उसमें भी रेट एनालिसिस का एक चैप्टर होता है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हैं कहीं किस पेज नंबर पे मिलेगा, कहीं कुछ पेज नंबर पे, कहीं कुछ पेज नंबर पे, ठीक। लेकिन बुक लो, देखो बुक वही लोगे जो बुक पढ़ेगा, फालतू में बुक रख के कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। जिसको बुक पढ़ने का मन है, जो चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज हो, वही बुक लेंगे, और नहीं तो आपका हम जितना पढ़ा देंगे उसमें आपका जो भी आप आगे जाके किसी डिपार्टमेंट में वर्क करोगे उसमें भी हेल्प करेगा आपको। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका 20 के 20 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जितना नंबर का आपका आता है क्वेश्चन वो सारे बनेंगे, एक नंबर का भी छूटेगा नहीं। साथ ही साथ आप इतने एबल हो जाओगे कि कोई भी अगर आपको दे देगा कि मेरा ये ड्राइंग है और आप मेरा बता दो कि मेरे को इसमें कितने ब्रिक्स लगने हैं, कितने सीमेंट लगने हैं, कितने सैंड लगने हैं, कितने स्टील लगना है, ये आप बता दोगे उसको, इतना एबल कर देंगे। आप इसके अलावा अगर मतलब और जानना चाहते हो तो आप बुक लेना, नहीं तो फिर इतना अगर चाहते हो तो बहुत है, ऐसे ही पढ़ लोगे पूरा, कोई ज़रूरत नहीं है।